ठंड में गरीब माँ का ईंटा भट्टी घर। चारों तरफ मजदूर काम कर रहे होते हैं और एक तरफ भट्टी जल रही होती है, जिसके पास एक बहुत गरीब औरत अपनी पीठ पर अपनी बेटी को बांधे ईंट बनाने का काम कर रही होती है। तभी उसके पास वहां का मुनीम आता है। अरे क्या कर रही हो? इतने धीरे धीरे हाथ चलाओगी तो कल तक भी काम खत्म नहीं होने वाला। तभी तमन्ना की बेटी रोने लगती है। लो, रोने लगी अब तुम्हारी बेटी। अब बताओ, यहाँ काम करोगी या अपनी बेटी को संभालोगी? साहब, बस थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, मैं जल्दी ही अपनी बेटी को दूध पिलाकर काम करना शुरू कर दूंगी। देखो, आज तो ये सब कुछ मैंने नजरअंदाज कर दिया, लेकिन कल से तुम अपनी बेटी को यहाँ पर लेकर नहीं आओगी। ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है और बेचारी तमन्ना अपनी नन्ही मुन्नी बेटी को दूध पिलाकर फिर से ईंटें बनाने का काम शुरू कर देती है। ईंट बनाते बनाते उसके हाथ में चोट लग जाती है। हे भगवान, ये क्या? मेरे हाथ से तो खून निकल रहा है और बहुत दर्द भी हो रहा है। बेचारी तमन्ना रोते हुए अपने दर्द को सहन करती हुई ईंट बनाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ उसका पति भी ईंट बनाने का काम कर रहा होता है। शाम के समय वो दोनों अपना काम करने के बाद घर के लिए निकलने लगते हैं। अरे तमन्ना, आज तो मालिक ने पैसे भी नहीं दिए हैं, घर पर राशन भी खत्म हो रखा है। हाँ, ये तो है। चलो अब घर चलते हैं। वो दोनों जा ही रहे होते हैं, लेकिन अचानक से बारिश होने लगती है। वो रास्ते से सफेद कट्टे उठा लेते हैं और उन्हें अपने सर पर ओढ़कर घर चले जाते हैं। घर पहुंचने के बाद उनकी झोपड़ी के चारों तरफ से पानी टपकने लगता है। अरे बहू, तुम आ गई। चलो, अच्छा हुआ मैंने ये प्लास्टिक की पन्नियों को एक साथ जोड़ दिया। अब ये काफी बड़ी हो गई है। झोपड़ी के चारों तरफ पानी टपक रहा है। तुम धर्मेंद्र के साथ मिलकर ये झोपड़ी के ऊपर ढक दो। जी माँ जी, ये तो आपने अच्छा किया। ऐसा कहकर तमन्ना अपने पति के साथ मिलकर प्लास्टिक की पन्नी को झोपड़ी के ऊपर ढक देती है, जिसके बाद वो बचे हुए राशन से कुछ खाने पीने के लिए बना लेती है, लेकिन वो खाना कम पड़ जाता है। माँ, आपने खाना नहीं खाया? माँ, आप भी खा लो ना, आपको भूख नहीं लगी है क्या? हाँ बच्चों, ये खाना मैं खाऊंगी, तुम अपना खा लो। जैसे ही तमन्ना बचा हुआ खाना खाने वाली होती है, तभी उसका छोटा बेटा कहता है, माँ, मेरा पेट नहीं भला, मुझे और खाना चाहिए। ये सुनते ही वो अपने हिस्से का खाना भी अपने बेटे को खिला देती है और खुद भूखी रह जाती है। चलो बच्चों, अब सोने का समय हो गया है। हरिहर और लता अपने साथ राजू, राधा और रोहन को सुला लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ तमन्ना और धर्मेंद्र अपने साथ अपनी छोटी बेटी को सुला लेते हैं। आधी रात के समय सभी सो रहे होते हैं कि तभी अचानक से बहुत जोर जोर से आंधी और तूफान चलने लगते हैं, जिसके चलते अचानक से तमन्ना की झोपड़ी के ऊपर से छत उड़ जाती है और सभी लोग नींद से जाग जाते हैं। हे भगवान, धर्मेंद्र बच्चों को इकट्ठा कर, नहीं तो किसी को चोट लग सकती है। हरिहर और धर्मेंद्र दोनों बच्चों को इकट्ठा करके झोपड़ी के बाहर निकल आते हैं, जिसके बाद वो पूरा परिवार तेज आंधी और तूफान में रुकने का कुछ इंतजाम ढूंढने लगते हैं। चलते चलते कुछ दूरी पर उन्हें कूड़े के खत्ते के पास बड़े बड़े पाइप नजर आते हैं। बच्चों, चलो जल्दी से इस पाइप के अंदर घुस जाओ। धर्मेंद्र अपने पूरे परिवार के साथ उन बड़े बड़े पाइप में रुक जाता है। तभी उसका बेटा कहता है, पिताजी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। अब बेटा, बस कुछ ही देर की बात है, कल से जो है हमको नया घर ढूंढ लेंगे और तब तक इस ठंड को बर्दाश्त तो करने की कोशिश करनी न पड़ेगी। अरे रोहन बेटा, आ मेरे पास आ जा, मैं तुझे अपने आंचल में छुपा लूंगी तो तुझे ठंड नहीं लगेगी। अगले दिन जब सवेरा हो जाता है तो तमन्ना नींद से जागती है। अरे लगता है सवेरा हो गया है। चलो, अब हमें अपने घर लौट जाना चाहिए। तमन्ना अपने परिवार के साथ वापस अपनी झोपड़ी के पास आ जाती है, लेकिन आंधी और तूफान के चलते उनकी झोपड़ी तहस नहस हो चुकी थी। अरे ये क्या, हमारी पूरी झोपड़ी तो तहस नहस हो गई है, अब हम क्या करें? तभी लता अपनी सिली हुई पन्नी उठाती है। हमें रहने लायक कुछ इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। लता की बात सुनकर धर्मेंद्र 4 बड़े बड़े डंडे उठाकर उस पन्नी को एक टेंट जैसा बना देता है, जिसके बाद वो कहता है, अभी के लिए इसमें गुजारा करना ही पड़ेगा, लेकिन हमें अपना खुद का पक्का ईंटों से बना हुआ मकान बनाना ही होगा। ये सब तो ठीक है, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है। हम खुद ही ईंट बनाएंगे, लेकिन इसके लिए हमें मेहनत करनी होगी। और चलो, हमारी मजदूरी का समय हो गया है। धर्मेंद्र तमन्ना के साथ मिलकर ईंटें बनाने के काम पर चला जाता है, जिसके चलते वो दिन भर कई सारी ईंटें बनाते हैं। वाह,
आज तो तुमने काफी सारा काम किया है। ये लो, तुम्हारे पिछले और आज के पैसे मिलाकर ये पैसे बनते हैं। पैसे देखने के बाद वो दोनों बहुत खुश होते हैं, जिसके चलते वो वहां से चले जाते हैं। अजी ये तो काफी सारे पैसे हैं। इतने पैसों से तो ईंट बनाने की मशीन भी आ जाएगी और सीमेंट भी आ जाएगा। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अब हम खुद का ईंट बनाकर अपना पक्का मकान बना सकते हैं। घर जाते समय वो दोनों रास्ते से ईंट बनाने की भट्टी और सीमेंट खरीद लेते हैं, जिसके बाद वो दोनों अपनी जमीन के पास उस ईंट बनाने की भट्टी को लगा लेते हैं और बहुत मेहनत के साथ वहाँ ईंटें बनाना शुरू करते हैं। माँ, मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ। बताओ मुझे क्या करना होगा? नहीं बेटी, तुम परेशान मत हो, हम खुद से काम कर लेंगे। नहीं माँ, मैं आपकी बेटी हूँ, इस नाते मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। अरे वाह, मेरी लाडो रानी तो बहुत बड़ी हो गई। अगर ऐसी बात है तो तुम हमें ईंट बनाने के लिए सीमेंट उठा उठा कर देती जाओ। तमन्ना के कहने के बाद रूपा उसे सीमेंट उठा उठा कर देती रहती है। वहीं दूसरी तरफ उसके दोनों बेटे रोहन और राजू एक साथ खेलते रहते हैं। काम होने के बाद वो सभी चटनी और रोटी खाकर सो जाते हैं। अगले दिन जब सवेरा होता है तो धर्मेंद्र और तमन्ना मजदूरी करने चले जाते हैं और शाम को वापस लौटने के बाद वो अपनी खुद की ईंटें बनाने लगते हैं। उन्हें ईंट बनाते हुए गांव के कई लोग देखते हैं। अरे वाह, धर्मेंद्र भैया, तुमने तो खुद का काम करना शुरू कर दिया। अगर दिहाड़ी पर कुछ लोग चाहिए तो मुझको जरूर बताना। अरे नहीं भाई, दरअसल ये मजबूरी है मेरी। हमारा पक्की ईंटों का कोई मकान नहीं है, इसीलिए मैं और तमन्ना खुद ही ईंटें बना रहे हैं। बाजार में ईंट बहुत महंगी है, जो कि हम खरीद तो सकते नहीं हैं। अरे वाह, यही तो खूब बढ़िया बात है भैया। एक काम करो, आप मेहनत करते रहो, हम आपका साथ हूँ। ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है, जिसके बाद तमन्ना और धर्मेंद्र अपने काम में लग जाते हैं। देखते देखते कुछ दिन बीत जाते हैं, जिसके बाद वो अपना पक्की ईंटों का मकान बनाकर तैयार कर लेते हैं और ईंटें बनाने वाली भट्टी भी घर में ही लगा लेते हैं, जिसके चलते उनका घर गर्म ही रहता है। आखिरकार हमारा मकान बन ही गया। हाँ माँ जी, कड़ी मेहनत के बाद आखिर अब हमारे पास पक्की ईंट से बना हुआ मकान है। अब चाहे आंधी आए या तूफान या फिर हो सर्दी जबरदस्त, हमें कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ बहू, तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन इसमें तुमने बहुत मेहनत किया है। एक तरफ बच्चे तो दूसरी तरफ घर की जिम्मेदारी। अगर तुम ना होती तो पता नहीं ये मकान कैसे बनता। बाबूजी, हम सभी ने कड़ी मेहनत की है। वो इतना कहती ही है कि तभी अचानक से कोई उनका दरवाजा खटखटाता है। मैं देखता हूँ कौन है दरवाजे पे। मोटा भाई, ये घर तमन्ना और धर्मेंद्र का है क्या, जो खुद का ईंटा बनाते हैं? हाँ, कहिए आपको क्या काम है? दरअसल मुझे जो है न आपका काम बहुत पसंद आया और जो है न मैं आपसे ही ईंटा बनवाना चाहता हूँ। तभी वहाँ तमन्ना आ जाती है और सब कुछ सुन लेती है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, अब हमें किसी के पास मजदूरी करने नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है भाई साहब, हम आपका काम करने के लिए तैयार हूँ। ऐसा कहकर वो आदमी तुरंत उन्हें एडवांस में 10,000 रुपए दे देता है। मोटा भाई, ये लो एडवांस, बाकी के पैसे जैसे ही काम खत्म होंगे ना तो उसके बाद मैं दे दूंगा। वो ऐसा कहने के बाद वहां से चला जाता है, जिसके बाद तमन्ना और धर्मेंद्र उन पैसों से और सीमेंट और घर का राशन ले आते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो अपने बच्चों को स्कूल में भी डाल देते हैं। देखते ही देखते उनकी सभी परेशानियां खत्म हो जाती है और वो अपना खुद का ईंटों का काम करके खुशी खुशी रहने लगते हैं। मेकअप करने वाली बहू। हरमनपुर के एक छोटे से गांव में कौशल्या नाम की औरत अपने बेटे रवि के साथ रहती थी। कौशल्या की उम्र भी हो गई थी, लेकिन बढ़ती हुई उम्र में वो सुंदर और खूबसूरत दिखना चाहती थी, इसलिए वो घरेलू नुस्खे और थोड़ा सा मेकअप करके रहा करती थी। गांव के कुछ लोग उसे बहुत चिढ़ाया करते थे। एक दिन वो अपने चेहरे पर थोड़ा सा मेकअप करके गांव में टहलने के लिए जाती है। आज तो बहुत अच्छा मौसम है, चलो थोड़ी सी सैर ही कराऊं। वो रास्ते से गुजर ही रही होती है कि तभी कुछ औरतें देखकर हंसने लगती है। हे भगवान, देखो तो सही, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, इतनी बूढ़ी हो चुकी है और चेहरे पर मेकअप देखो कितना पोत रखा है। अब इतने तेवर है, पता नहीं जवानी में इसके कितने तेवर होंगे। कौशल्या ये सब सुन लेती है, जिसके बाद वो वहाँ खड़ी औरतों से कहती है, अरे भगवान ने मुझे इतना अच्छा रंग रूप दिया है,
तो मैं इस पर थोड़ा सा मेकअप कर भी लूं तो तुम्हें क्या दिक्कत है? अरे मुझे मेकअप करना अच्छा लगता है, तो क्या मैं मेकअप भी नहीं कर सकती? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, जितना चाहे उतना मेकअप करो। एक काम करो, पूरे महीने का मेकअप एक ही दिन में कर लो। हाँ हाँ, मैं तो करूँगी। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो मेकअप ना करे। ऐसा कहकर वो आगे की तरफ बढ़ने लगती है, जिसके बाद गांव की औरतें उससे मुंह बनाकर वहां से चली जाती हैं। कौशल्या को कभी किसी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वहीं दूसरी तरफ उसका बेटा दिन प्रतिदिन जवान होता जा रहा था। एक दिन उसके मन में ख्याल आया, अरे रवि पूरे 25 साल का हो गया है, अब मुझे उसकी शादी करवा देनी चाहिए। फिर मैं भी तो इस घर की भागदौड़ से थोड़ा सा फ्री हो जाऊंगी। ऐसा सोचकर वो अपने बेटे रवि के लिए लड़की ढूंढना शुरू कर देती है। उसके इतने मेकअप करने के चलते कोई भी अपने घर की बेटी उसे नहीं देता। जिसके बाद एक दिन पंडित जी उसके घर पर आते हैं और उससे कहते हैं, देखो कौशल्या बहन, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आया हूँ, लेकिन अगर शादी करवानी है तो इस बार बिना मेकअप के ही रिश्ता पक्का करके आना। अरे शादी तो करवानी ही है मुझे अपने बेटे की। चलो, अगर मैं एक दिन मेकअप ना करूं तो क्या चला जाएगा। ऐसा सोचकर जब वो अपने बेटे रवि के लिए लड़की पसंद करने जाती है तो बिना मेकअप के ही जाती है। जिसके बाद वो रिश्ता पक्का कर देती है और अपने बेटे रवि की शादी रागिनी से करवा कर उसे अपने घर ले आती है। रागिनी बहुत खूबसूरत और सुंदर थी। उसे कभी मेकअप करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो हमेशा सादा और सिंपल रहा करती थी। एक दिन कौशल्या उसको देखकर कहती है, अरे बहू, अभी अभी तेरी शादी हुई है और तू जरा भी मेकअप नहीं करती अपने चेहरे पर। अरे माँ जी, इतना मेकअप करके मैं कहाँ जाऊंगी? रहना तो मुझे घर में ही है, और फिर मुझे मेकअप करने की क्या जरूरत है? अरे बहू, तू नहीं जानती कि औरतों को दिन प्रतिदिन खूबसूरत दिखना ही चाहिए ताकि मर्द उनसे नजर हटा ना सके। ये सुनने के बाद रागिनी अपनी सास की बातों पर हंसने लगती है और उनसे कहती है, अच्छा जी, मैं आपकी इस बात का अच्छे से ध्यान रखूंगी। वहीं दूसरी तरफ कौशल्या झोला उठाकर बाजार को निकल पड़ती है। आज तो मैं पालक पनीर लेकर आऊंगी, पालक पनीर। कौशल्या बाजार जाने से पहले अपने कमरे में जाती है और थोड़ा सा और मेकअप लगा लेती है। उसे मेकअप करते हुए रागिनी देख लेती है और कहती है, अरे माँ जी, पहले ही आपके चेहरे पर इतना सारा मेकअप लगाया है और आप उसी के ऊपर और मेकअप लगा रही हो। हाँ हाँ बहू, अब मैं बाहर जा रही हूँ। 10 लोग मेरे चेहरे की तरफ देखेंगे तो मेरा चेहरा ऐसा उतरा हुआ नजर आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए चेहरे पर मेकअप लगाना बहुत जरूरी है। लेकिन माँ जी, ज्यादा मेकअप करने से हमारे चेहरे की त्वचा बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, आप उसका भी ध्यान रखिएगा। कौशल्या रागिनी की बात को नजरअंदाज कर देती है। जिसके बाद वो बाजार में चली जाती है। बाजार में सब्जी लेते समय उसे गांव की कुछ औरतें मिल जाती हैं जो उसके मेकअप को देखकर हंसने लगती हैं। हे भगवान, देखो तो सही कौशल्या बहन का चेहरा कितना मेकअप से भरा हुआ है। अरे मुझे तो लगता है कौशल्या बहन कोई मेकअप की दुकान है, तभी तो इतना मेकअप करती है। अगर एक फूंक मार दी तो इसका सारा मेकअप हवा में उड़ जाएगा। ऐसा कहकर वो सभी कौशल्या का मजाक उड़ाने लगती हैं, लेकिन कौशल्या फिर भी उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती। वहीं दूसरी तरफ वो बाजार में तो आ जाती है, लेकिन वो पैसे लेकर नहीं आती, जिसकी वजह से रागिनी उसके पीछे पीछे पैसे लेकर उसके पास पहुंच जाती है। अरे माँ जी, ये लीजिए, आप पैसे तो घर पर ही भूल गई थी। कौशल्या अपनी बहू से पैसे ले लेती है और सब्जियां खरीदने लगती है। वहीं दूसरी तरफ रागिनी औरतों को अपनी सास के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हुए सुन लेती है, जिसके बाद उसे बहुत तेज गुस्सा आता है। अरे ये कैसी औरत है जो औरत का ही मजाक उड़ा रही है? इन्हें तो शर्म आनी चाहिए।
वो उस समय तो उन्हें कुछ नहीं बोलती, लेकिन घर पर आने के बाद वो अपनी सास को समझाती है। माँ जी, आप इतना मेकअप मत किया करें, और अगर करते हो तो मेकअप को सही तरीके से करें। अरे बहू, अब तू भी गांव वालों की तरह मेरे मेकअप के लिए मुझे बोल रही है। आखिर सबको मुझसे इतनी दिक्कत क्यों है? अरे माँ जी, किसी को भी आपसे दिक्कत नहीं है। चलिए, मैं आपको एक जादू दिखाती हूँ। रागिनी कौशल्या को अपने कमरे में लेकर जाती है और शीशे के सामने बैठा देती है, जिसके बाद रागिनी अपनी अलमारी में से बहुत सारा मेकअप निकालती है और अपनी सास के चेहरे पर मेकअप करना शुरू करती है। देखते ही देखते वो अपनी सास के चेहरे पर इतना प्यारा मेकअप करती है कि उसकी सास बहुत खूबसूरत दिखने लगती है। ये लो माँ जी, मैंने आपका मेकअप कर दिया है। अब कोई आपके मेकअप को देखकर कुछ नहीं कहेगा। जैसे ही कौशल्या शीशे में अपना चेहरा देखती है तो वो अपने आप को देखते ही रह जाती है। हे भगवान, क्या ये सच में मैं हूँ? मुझे तो यकीन ही नहीं होता। अरे बहू, तेरे हाथों में तो जादू है। तू तो बहुत अच्छा मेकअप करती है। तूने इतना अच्छा मेकअप कहाँ से सीखा? दरअसल माँ जी, मुझे अपने चेहरे पर मेकअप करना पसंद नहीं है, लेकिन दूसरों का मेकअप करना बहुत अच्छा लगता है। इसी के चलते मैंने एक पार्लर में मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स किया था। तब से मुझे मेकअप करना आता है। अरे वाह बहू, मुझे तो पता ही नहीं था कि तू इतनी टैलेंटेड है। अगर तेरे अंदर इतना टैलेंट है तो तुम मेकअप आर्टिस्ट की दुकान क्यों नहीं खोल लेती? अरे इसके चलते तो तू बहुत सारा पैसा भी कमा सकती है। वैसे माँ जी, आपका आइडिया बुरा नहीं है। मुझे लोगों का मेकअप करके बहुत खुशी मिलेगी। कौशल्या अपनी बहू से मेकअप करवाने के बाद जब बाहर आती है तो सभी औरतें उसका चेहरा देखकर हैरान रह जाती है। अरे बाप रे बाप, देखो तो सही, ये तो आधी उम्र में भी जवान लग रही है। अचानक से इसके चेहरे को क्या हो गया है? पहले तो बहुत बेढंगा मेकअप करती थी। उनकी बातें सुनकर कौशल्या उनसे कहती है, अरे ये मेकअप तो मेरी बहू ने किया है। वो मेकअप आर्टिस्ट है। उसके जैसा मेकअप यहाँ पर किसी को नहीं आता। कौशल्या के चेहरे को देखकर उसकी उम्र की जितनी भी सहेलियां होती हैं वो उससे कहती हैं, अरे बहन, एक काम कर, अपनी बहू से कह कि वो मेरा भी मेकअप कर दे। आज मुझे एक संगीत के जश्न में जाना है। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो तुम मेरे साथ चलो। कौशल्या उसे अपनी बहू के पास ले जाती है, जिसके बाद उसकी बहू रागिनी सावित्री का मेकअप कर देती है। सावित्री भी मेकअप करवाने के बाद बहुत खूबसूरत लगने लगती है। देखते ही देखते गांव की कई सारी औरतें रागिनी के पास आती हैं और अपने चेहरे पर मेकअप करवाती हैं, जिसके चलते सभी औरतें बहुत खुश होती हैं। अब कौशल्या अपनी बहू रागिनी का एक पार्लर खुलवा देती है, जिसमें रागिनी लोगों का मेकअप करना शुरू कर देती है। अरे वाह बहू, देख, आज अगर तेरे अंदर मेकअप का शौक ना होता तो तू अपने इस टैलेंट को कभी निखार ही नहीं पाती। अरे नहीं माँ जी, ये सब तो आपकी वजह से है। आपके चलते ही मैंने अपने टैलेंट को दोबारा से याद किया और उसे आपके ऊपर आजमाया। देखते ही देखते रागिनी मेकअप में बहुत पॉपुलर हो जाती है। अब गांव की हर एक औरत उसी से मेकअप करवाती है और खुशी खुशी उसे पैसे भी देकर जाती है।